हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन में वंचितों के बेताज बादशाह का 50वां जन्मदिन यूं मनाया। बाबा साहब निरंतर निस्वार्थ देश व समाज के सेवा में लगे हुए थे। देश विदेश के बुद्धिजीवी वर्ग, राजनेताओं व ब्रिटिश सरकार में भी बाबा साहब की प्रतिभा व नेतृत्व की ख्याति फैल चुकी थी। हिंदू महासभा, कांग्रेस व अन्य संगठनों ने अंबेडकर के खिलाफ कुछ अछूत नेताओं को खड़ा करते रहे थे। अब तक मोहरा बने अछूत नेता एमसी राजा व राजभोज जो विरोधी थे, उन्हें भी वास्तविकता का पता चला तो बाबा साहब के साथ आ गए। अछूतों की अलग अलग जातियों ने भी अब ज्यादा समर्थन देने लगे। अछूतों में एकता व अपने उद्धार की ललक बढ़ती जा रही थी और सभी को यह एहसास हो गया था कि बाबा साहब ही उनके एकमात्र नेता हैं जो उनकी समस्याओं का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने में सक्षम थे। 14 अप्रैल 1942 का दिन नजदीक आ रहा था। यह दिन दलितों के मसीहा बाबा साहब का जन्म दिन था। सभी लोग अपने गौरव का 50वां जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहते थे। इस बार इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी व बम्बई प्रांत के 50 अन्य संगठनों ने रजत जयंती मनाने का फैसला किया। डॉक्टर अंबेडकर दलितों के बेताज बादशाह थे। उनका जन्मदिन दलितों के लिए आनंद और उल्लास का एक पवित्र उत्सव होता था। महाराष्ट्र के प्रगतिशील सवर्ण शिक्षित हिंदू का एक वर्ग भी डॉक्टर अंबेडकर का प्रशंसक रहा है और आज भी है। जन्मदिन के अवसर पर होने वाले सभाओं में सवर्ण हिंदू भी वक्ता तथा श्रोता के रूप में शामिल होते थे। मानवता के मसीहा के 50वें जन्मदिन का जश्न 12 अप्रैल को बम्बई और उपनगरों से शुरू हुआ। वह पूरे देश में 9 दिन तक मनाया, जिसमें सैकड़ों संस्थाओं ने अपने अपने स्तर पर गोष्ठियां, सभाएं, जुलूस व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। डॉक्टर अंबेडकर की निस्वार्थ सेवा व समाज व देश के लिए किए जा रहे सराहनीय योगदान की प्रशंसा की गई। उनके व्यक्तित्व व कृतित्व के गुणगान किए गए। पुणे में एक विशाल जुलूस निकालकर खुशियां बांटी गई। वहां शनिवार वाड़ा में एक बड़ी सभा में एमसी राजा राजभोज के भाषण हुए। अध्यक्षता प्रोफेसर भाटे ने की। सभा में सभी ने बाबा साहब के योगदान का आभार जताया तथा उनके सुखमय व दीर्घायु जीवन की कामना की। पुणे नगर पालिका के हाल के आयोजित सभा में पालिकाध्यक्ष गणपतराव बलवाड़े ने अध्यक्षता की। सभा में डॉक्टर मोहल्ले पोप लाल शाह चौहान, राजा राम भोले आदि कई वक्ताओं ने बाबा साहब के नेतृत्व, प्रतिभा, त्याग व साहस की सराहना की। सभी ने अपने दिलों के उद्गार व्यक्त किए। जिला लोकल बोर्ड में भी संपन्न हुई। जिला मंडल के अध्यक्ष आवटी ने डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर का विमोचन कर अपने भाषण में कहा, डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगाने में जिला मंडल को गर्व हो रहा है।
डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के ही नहीं, भारत के श्रेष्ठ नेताओं में से एक है। उन्होंने अपने त्याग से देश की जनता के दिलों में एक सम्मानजनक स्थान बनाया है। अप्रैल में ही बंबई के पास कल्याण में रुई दास युवक सुधारक संघ की महिला शाखा की सभा में बाबा साहब ने आह्वान किया कि अछूत समाज अपने उद्धार के ध्येय से निर्वाचित न हुए। समाज व देश के लिए योगदान की चारों ओर सराहना। जन्मदिन समारोह का मुख्य कार्यक्रम 19 अप्रैल को बंबई की चौपाटी में डॉक्टर एम.आर. जयकर की अध्यक्षता में हुआ। बंबई शहर के हर कोने से भीम के दीवानों की टोलियां गाते नाचते गाजे बाजे के साथ चौपाटी में पहुंची। अपने स्वागत भाषण में षड्यंत्री समारोह समिति के अध्यक्ष आचार्य दोदे ने अपने भाषण में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर भारत के महान पुरुष हैं। उन्होंने दबे कुचले वर्ग की निस्वार्थ महान सेवा की है। डॉक्टर जयकर ने अपने उद्गार में कहा कि बाबा साहब ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस ने उपेक्षितों की आवाज उठाने तथा पुनः पैक्ट के समय शांति व धैर्य का जो परिचय दिया वह बेमिसाल व प्रशंसनीय है। इस अवसर पर एन.एम. जोशी ने कहा कि मेरा एक समय का विद्यार्थी इतनी महान योग्यता प्राप्त कर सका, यह देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर बहुत होशियार व निर्भीक छात्र थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर जब चौथी कक्षा में पढ़ते थे तब मैं उनका गुरु था। यह मेरे लिए गर्व की बात है। समारोह में बंबई के शेरीफ एम.आर.ए. बेग ने बाबा साहब को एक महान नेता बताया। इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर को 580 रुपए की थैली भेंट की गई। 21 अप्रैल 1942 को महाराष्ट्र के सभी बड़े अखबारों ने अपने संपादकीय लेखों में डॉक्टर अंबेडकर की सेवा व विद्वत्ता की सराहना की। टाइम्स ऑफ इंडिया बंबई ने लिखा, आर्थिक और राजनीतिक ताकत के बिना अछूतों के सामाजिक क्षमता हासिल होना मुश्किल होगा और डॉक्टर अंबेडकर इस सच्चाई को अच्छी तरह जानते हुए सही दिशा में चल रहे हैं। छुआछूत व जात पात के खात्मे से हिंदू समाज मजबूत होगा, भारतीय समाज तेजी से प्रगति करेगा। इसलिए अछूतों के कल्याण के लिए डॉक्टर अंबेडकर जो प्रयास कर रहे हैं उन्हें प्रचंड समर्थन मिलना बहुत जरूरी है। बॉम्बे कल ने लिखा कि अंबेडकर दलितों की दशा सुधारने के लिए महान सेवा कर रहे हैं। यह भी लिखा कि दलितों के साथ अमानवीय व्यवहार से आठों प्रहर चिंता करने वाले डॉक्टर अंबेडकर को दलितों के प्रति जितनी अपनत्व व प्यार है उतना ही दलितों का शोषण व छल कपट करने वालों के प्रति मन में आक्रोश है। नागपुर के महाराष्ट्र नामक अखबार ने कहा, अपनी निस्वार्थ सेवा त्याग व बुद्धिमानी से जो थोड़े महाराष्ट्रीय नेता भारत को राजनीतिक क्षेत्र में चमके हैं उनमें डॉक्टर अंबेडकर सबसे आगे हीरे की तरह चमक रहे हैं। दलित समाज में जो थोड़ी जागृत व प्रगति हुई है, स्वतंत्र राजनीतिक दर्जा मिला है, वह सब उनके ही प्रयासों का परिणाम है। पुणे के अखबार ज्ञान प्रकाश ने लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन भारतीय लोगों
के लिए एक महान आदर्श है। उन्होंने अपने स्वार्थ व सफलता के लिए कभी भी समाज व राष्ट्र को कभी धोखा नहीं दिया और सरकार के सामने जनता के बीच हर मुद्दे पर निर्भीकता से विचार रखे। पुणे के ही मराठी दैनिक अखबार काल ने लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर महाराष्ट्र के प्रतिनिधि नेता हैं। अन्य महाराष्ट्रीय नेताओं की तरह उनमें न केवल कर्तव्यपरायणता व बुद्धिमत्ता है, बल्कि त्याग, विद्वता और सच्चाई भी है। बम्बई के प्रभात मराठी दैनिक ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर आधुनिक भारत के क्रांतिकारी युग पुरुष हैं। दलितों के उत्थान के लिए उनके द्वारा किए कार्यों की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। ऐसा कार्य तो आज तक अन्य किसी ने नहीं किया। मानवतावादी विराट व्यक्तित्व के प्रति आदर व सम्मान। जन्मदिन की बधाई व आगे सफल जीवन की कामना करते हुए सावरकर ने संदेश प्रकाशित किया। उन्होंने लिखा, डॉक्टर अंबेडकर का व्यक्तित्व, उनकी विद्वता, संगठन चतुरता, कुशल नेतृत्व का गुण आदि कई सद्गुणों के मिलन से वह आज देश के एक महान आधार स्तंभ बन गए हैं। अछूतों में आत्मविश्वास व स्वाभिमान जगाने व उद्धार की चेतना पैदा करने में जो सफलता प्राप्त है, वह भारत की अमूल सेवा की है। उनका कार्य चिरस्थायी, दूरदर्शी, स्वदेशाभिमानी व मानवतावादी है। डॉक्टर अंबेडकर जैसे विराट व्यक्तित्व व उनके कार्य के प्रति आदर व सम्मान प्रकट करते हुए उनके दीर्घायु होने व सफलता की कामना करता हूँ। बम्बई प्रांतीय हिंदू सभा ने विशेष प्रस्ताव पारित करके डॉक्टर अंबेडकर का अभिनंदन किया गया। बॉम्बे सेंटिनल अखबार के संपादक हरमन ने लिखा, डॉक्टर अंबेडकर अपनी महान योग्यता, बुद्धिमत्ता, देश सेवा और दलितों के उत्थान के लिए की सेवा के कारण ही देश के उच्च कोटि के नेतृत्व पद पर आसीन हुए हैं। उनका कार्य विश्व के जो लोग मानवीय हकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए और खास तौर से भारत के लोगों के लिए सामान्य व प्रेरणादायक होगा। बाबा साहब की गोल्डन जयंती समारोह की आखिरी सभा परेल बम्बई के कामगार मैदान में हुई। अध्यक्षता एम.बी. दोदे ने की। विशाल जनसमूह को बाबा साहब ने विनम्रता से अनुरोध किया कि अब उनका जन्मदिन मनाना बंद करो, क्योंकि मेरा यह मानना है कि जो समाज किसी मनुष्य को परमात्मा बनाकर जय घोष करता है, वह समाज विनाश के मार्ग पर चलने लग जाता है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अप्राकृतिक शक्ति नहीं, बल्कि अपने अच्छे बुरे प्रयासों से ही आगे बढ़ता है या गिरता है। नेता योग्य हो तो उनके प्रति आदर प्रकट करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मनुष्य को परमात्मा बनाकर पूजना विनाश का मार्ग है। इसमें नेता के साथ उनके अनुयायियों का भी पतन होता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि मेरा जन्मदिन मनाने की प्रथा बंद कर दी जाए। उन्होंने आगे कहा कि अछूतों की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक दशा में कुछ सुधार तो अवश्य हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हिंदू समाज में उन्हें अभी तक बराबरी का दर्जा नहीं मिला, इसलिए दलितों का संघर्ष जारी रहेगा।
महड़ व नासिक के आंदोलन सामाजिक बराबरी व स्वाभिमान के लिए किए गए संघर्ष थे। अपने ओजस्वी भाषण में बाबा साहब ने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अछूत समाज हर ऐसी योजना का कड़ा विरोध करेंगे जिसमें उनके मानवीय अधिकारों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ में उन्होंने हिंदू समाज को भी आगाह किया, यदि अछूतों को बराबरी का हक देने को तैयार हैं तो अछूत उनके हर संघर्ष का साथ देगा। वायसराय के काउंसिलिंग में बाबा साहब को श्रम मंत्री का सम्मान। वर्ष 1942 में जून के तीसरे सप्ताह में यह अखबार मिली कि भारत के वायसराय ने अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। काउंसिल में सर सीपी रामास्वामी अय्यर, सर मोहम्मद उस्मान, डॉक्टर अंबेडकर, सर जे.पी. श्रीवास्तव और सरदार जोगिंदर सिंह को शामिल किया गया। 2 जुलाई 1942 को वायसराय हिंद ने इन नीतियों की घोषणा की और काउंसिल में 5 यूरोपीय व 14 भारतीय मंत्री हो गए। 2 जुलाई 1942 को डॉक्टर अंबेडकर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य नियुक्त कर लेबर डिपार्टमेंट सौंपा गया। यह एक ऐतिहासिक घटना थी जिससे विशेष रूप से दलित समाज में उत्साह व उल्लास का वातावरण पैदा हुआ। डॉक्टर अंबेडकर को देश का शासन चलाने वाले मुख्य एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेबर मिनिस्टर बनाना एक अभूतपूर्व घटना थी। भारत के इतिहास में अछूत समाज के 2 जुलाई 1942 को डॉक्टर अंबेडकर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य नियुक्त कर लेबर डिपार्टमेंट सौंपा गया। यह एक ऐतिहासिक घटना थी जिससे विशेष रूप से दलित समाज में उत्साह व उल्लास का वातावरण पैदा हुआ। डॉक्टर अंबेडकर को देश का शासन चलाने वाले मुख्य एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेबर मिनिस्टर बनाना एक अभूतपूर्व घटना थी। भारत के इतिहास में अछूत समाज के किसी भी व्यक्ति को देश की राज सत्ता में इतना बड़ा अधिकार पद इससे पहले कभी भी नहीं मिला था। भारत के इतिहास में शूद्रों के राजा होने के तो कई उदाहरण हैं, लेकिन मंत्री पद के उदाहरण नहीं है। मौर्य व नंद वंश भी शूद्र ही थे, लेकिन सभी के मंत्री ब्राह्मण ही होते थे। भारत के इतिहास में केवल अलाउद्दीन खिलजी का मंत्री खुसरो एक ऐसा उदाहरण है जो शूद्र था और इस्लाम ग्रहण कर मुसलमान बन चुका था। डॉक्टर अंबेडकर के मेहनतकश वर्ग मजदूरों, किसानों की समस्याओं के प्रति विशेष रुचि व उनके लिए कुछ करने की शुरू से ही लगन के कारण श्रम विभाग दिया गया। उन्हें लेबर पीडब्ल्यूडी और माइंस डिपार्टमेंट दिए गए। वायसराय के काउंसिल के मंत्री पद पर नियुक्त किए जाने वाले डॉक्टर अंबेडकर पहले लोक नेता थे। इस पद पर वे किसी अन्य भारतीय व्यक्ति की तुलना में अधिक योग्य थे। उन्हें दुनिया के मजदूर आंदोलन, मजदूरों की समस्याओं और इनके कल्याण के संबंध में देश विदेश के कानून कायदों का पूरा ज्ञान था। सबसे विशेष बात यह कि देश का शासन चलाने वाले मुख्य काउंसिल में नियुक्त किए जाने वाले डॉक्टर अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो एक सामाजिक विद्रोही थे। साथ में उन्होंने समय समय पर ब्रिटिश सरकार के शोषण के खिलाफ आवाज भी उठाई थी। मजदूरों की दयनीय दशा में सुधार का वादा। डॉक्टर अंबेडकर के नियुक्ति उनकी योग्यता, क्षमता, ज्ञान व अनुभव के विराट स्वरूप
को देखते हुए हुई थी। यह पद उनके लिए कोई बड़ा पद नहीं था, लेकिन इसके बावजूद समाज में यह फुसफुसाहट जरूर थी कि एक अछूत को इतना बड़ा पद मिला था। देश की जनता व अखबारों में भी इस नियुक्ति की खूब चर्चा हुई। कांग्रेस के समर्थक अखबारों ने अलग ढंग से आलोचना की। हमेशा स्वतंत्र विचार रखने वाले डॉक्टर अंबेडकर को सरकार ने स्वीकार किया, लेकिन उनसे यह उम्मीद भी नहीं थी कि बाबा साहब इस पद पर सिर्फ रबड़ की मुहर ही बने रहेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि देश के इतिहास में यह पहला अवसर है कि भारतीय सरकार के कार्यकारिणी समिति में एक अछूत को लिया गया है। संडे स्टैंडर्ड अखबार ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को मंत्री पद मिलना उचित ही है, क्योंकि उनका सारा जीवन गरीबों और मजदूरों के हित के लिए व्यतीत हुआ है। इस गौरवशाली नियुक्ति पर डॉक्टर अंबेडकर को देश विदेश से ढेरों बधाई संदेश मिले। बधाई भेजने वालों में वीर सावरकर, सर तेज बहादुर, सरफू लोकनायक, अन्य सर सुल्तान अहमद, महाराजा बीकानेर, बम्बई के जज चिमन्ना लाल, सितलावाड़ राय बहादुर, एमसी राजा आदि प्रमुख थे। 5 जुलाई 1942 को डॉक्टर अंबेडकर नेशनल डिफेंस काउंसिल की बैठक में भाग लेने के लिए बम्बई से दिल्ली पहुंचे। इसमें भाग लेने के बाद 11 जुलाई को बम्बई लौटे। बम्बई पहुंचने पर उनके मित्रों और शुभचिंतकों ने 15 जुलाई को रेडियो क्लब बम्बई में एक शानदार दावत दी। उसमें आचार्य दोदे व अन्य मित्रों ने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा चलाए संघर्ष का बखान किया और उन्होंने जो कष्ट भोगे उसका मार्मिक वर्णन किया। सभी ने आशा व्यक्त की कि डॉक्टर अंबेडकर दलित वर्ग को गुलामी से मुक्त कर भारतीय मजदूरों की दयनीय दशा में सुधार के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। वहां अपने भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, उनका जन्म एक साधारण गरीब परिवार में हुआ, गरीबी में बड़ा हुआ, गरीबों के साथ रहा। मैं उनकी ही तरह खुली जमीन पर टाट के बिस्तर पर सोया हूँ और फटे कपड़े पहने हैं। मैंने गरीबी के दुख व कठिनाइयां देखी ही नहीं बल्कि भोगी भी है। उन्होंने कहा कि दबे कुचले लोगों और उनके मित्रों के लिए दिल्ली में उनके मकान के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे और मंत्री पद के अधिकार मिलने के बाद भी उनके व्यवहार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बम्बई पहुंचने के दूसरे दिन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और बम्बई म्यूनिसिपल लेबर यूनियन ने अपने नेता के सम्मान में एक सभा का आयोजन किया। ऐसी एक अन्य सभा आर.एम. भट्ट हाई स्कूल बम्बई में हुई, जिसमें हजारों मजदूरों ने अपने प्रिय नेता को बधाइयां दी। सभा में बाबा साहब ने कहा कि भारत के मेहनतकश मजदूर वर्ग के हित, प्रगति और उनके हकों की रक्षा के लिए जो कार्य कई वर्ष पहले शुरू किया है, उसे पीछे नहीं जाने देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सारे मजदूरों की समस्या एक है, इसलिए सवर्ण हिंदू मजदूरों को अछूत मजदूरों के प्रति अपनी सोच में बदलाव करना चाहिए और मिलकर संघर्ष करने के परिणाम अच्छे ही होते हैं। वर्ष 1941 चल रहा था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का घमासान अधिक तेज हो गया था। ब्रिटिश सरकार का सारा ध्यान युद्ध जीतने की ओर था। अतः वायसराय लॉर्ड लिनथगो ने अपनी एग्जीक्यूटिव
काउंसिलिंग में कुछ भारतीय मेंबर लेने और भारतीयों की ही सलाह मशवरा से सुरक्षा सलाहकार समिति की स्थापना करने की घोषणा की। 7 अन्य सदस्यों के साथ डॉक्टर अंबेडकर को डिफेंस एडवाइजरी कमेटी का मेंबर बनाया गया। कमेटी में जमनादास मेहता, सीपी रामास्वामी व दलित नेता एमसी राजा भी थे। लेकिन दलित व सिख समाज ने मांग की कि एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग में भी उनके प्रतिनिधि लिए जाएं। इस अन्याय पर डॉक्टर अंबेडकर ने विरोध जताया। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी में अछूत महारों की बटालियन थी और महार बहादुरी के लिए प्रसिद्ध भी थे, लेकिन बाद में अछूतों का सेना में भर्ती करना बंद कर दिया। बाबा साहब लंबे समय से अछूतों की सेना में भर्ती के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस बार वह फिर बंबई के गवर्नर से अछूतों की बटालियन स्थापित करने का अनुरोध किया और गवर्नर ने सहर्ष मान भी लिया। उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने आह्वान किया कि अछूत बहादुर अपने देश की सुरक्षा और अपने हित के लिए इस अवसर का लाभ उठाकर सेना में भर्ती हुए। थोड़े ही दिनों में फिर से महार बटालियन खड़ी कर दी गई। उस समय वीर सावरकर ने वायसराय को तार भेजकर मांग की कि डॉक्टर अंबेडकर को एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग में लेवें। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के मार्गदर्शन में महार बंधुओं में सैनिक, लड़ाकू व बहादुर प्रवृत्ति का फिर से उजाला होगा और उनकी शक्ति का उपयोग राष्ट्र निर्माण में होगा। उनका कहना था कि भारत एक लड़ाकू राष्ट्र बने। अछूतों की समस्याओं के संबंध में हरे गांव में हुई सभा के प्रस्तावों पर बंबई सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, तो अगस्त 1941 में सिन्नर में वतनदार महारों की एक विशाल सभा हुई। उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि उन्होंने सरकार से शिकायत की है कि देश पांडे व देशमुखों जैसे वतनदारों को कुप्रथा से मुक्त कराने के बाद वतन संपत्ति का लाभ लेने की इजाजत दी है, लेकिन महान वतनदारों को यह सुविधा नहीं दी गई, जो अन्याय है। यदि सरकार ने अधिक लगाए गए टैक्स को वापस नहीं लिया तो महार उस समय तक सरकार के साथ असहयोग करेंगे। वहां से बंबई आने पर डॉक्टर अंबेडकर ने गवर्नर रोजर से लंबी मुलाकात की। सिन्नर सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर के भाषण में सरकार को दी गई चेतावनी व घोषणा की खबर बंबई के अखबारों में प्रमुखता से छपी। वायसराय लॉर्ड लिथगो उन दिनों बंबई में ही थे और उन्होंने भी खबर को ध्यान से पढ़ा। उन्हें बंबई के गवर्नर को डांट पिलाई कि अछूतों की जायज मांग न मानकर अनावश्यक रूप से अछूतों को सरकार के विरोध में खड़ा कर दिया। इसका अवसर यह हुआ कि अगले ही दिनों में बंबई सरकार ने महारों पर ज्यादा टैक्स का वह आदेश वापस ले लिया
और बाबा साहब की जीत हुई। इसके बाद कई सभाओं में डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों को सेना में भर्ती होने पर जोर दिया। युवकों को सेना अधिकारियों की परीक्षाओं में भाग लेकर सेना अधिकारी बनने का भी आह्वान किया। उन दिनों वह एक नई पुस्तक हिंदुओं ने हमारे साथ क्या बर्ताव किया लिखनी शुरू की। प्रकाशन के लिए एक अमेरिकी प्रकाशक से बात भी हुई। आखिर यह पुस्तक 1945 में प्रकाशित हुई। उस समय हालांकि गांधी जी बाहर थे, लेकिन कांग्रेस के अधिकतर नेता जेलों में थे। इधर मुसलमानों ने पाकिस्तान की मांग तेज कर दी। फरवरी 1942 के मध्य में बंबई में एक व्याख्यानमाला के तहत डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक फास्ट ऑन पाकिस्तान पर डॉक्टर अंबेडकर के मित्र और प्रसिद्ध शिक्षाविद आचार्य एम.बी. दोदे के आग्रह पर डॉक्टर अंबेडकर ने बहस का जवाब देते हुए कहा, जो लोग यह मानते हैं कि पाकिस्तान बनना गलत है, तो पाकिस्तान उनके लिए भविष्य में भारी संकट प्रकट होगा। जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है, वह इतिहास का निर्माण नहीं कर सकते। भारतीय फौज में से मुसलमानों की संख्या कम कर सेना को एक निष्ठ व सुरक्षित बनाना जरूरी है। अपनी मातृभूमि की सुरक्षा हम करेंगे। लोगों का यह सोचना गलत है कि पाकिस्तान हासिल करने पर मुसलमान पूरे भारत पर अपना साम्राज्य फैला देंगे और हिंदू उनके आगे घुटने टेक देंगे। मैं स्वीकार करता हूँ कि सवर्ण हिंदुओं के साथ कुछ मुद्दों पर मेरा मतभेद व झगड़ा है, लेकिन आपके सामने मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने देश की स्वतंत्रता सुरक्षित रखने के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मैं अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दूंगा। राष्ट्रभावना से ओतप्रोत भाषण को सुनकर श्रोताओं ने डॉक्टर अंबेडकर की जय घोष से सभा हाल गूंजा दिया। उन्हीं दिनों सर स्टेफर्ड क्रिप्स रूस की सफल यात्रा के बाद लंदन वापस आए थे और यह घोषणा की गई कि भारत की समस्या को हल करने का काम उनको सौंपा गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी योजना तैयार कर सर क्रिप्स को पेश की। चीनी नेता च्यांग काई शेक ने कहा था कि अंग्रेज भारत को तुरंत सत्ता सौंपे। इस पर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि चीनी नेताओं ने कहा तो है, लेकिन समस्याओं का ठोस समाधान नहीं बताया। ब्रिटिश सरकार को वर्ल्ड वार के खत्म होने के बाद 3 साल के अंदर भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने का वचन देना चाहिए, और यदि भारत की पार्टियां युद्ध बंद होने के बाद 1 साल में सम्मति से कोई योजना पेश नहीं करेंगे और आपस में सहमत नहीं हुए, तो भारत की समस्या इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल को निर्णय के लिए सौंप दी जाए और ब्रिटेन यह घोषणा करे कि वह इस फैसले को डोमिनियन भारत के संविधान में शामिल करेगा। जिन्ना द्वारा मुसलमानों को 50% प्रतिनिधित्व की मांग पर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, यह सरासर गलत मांग है, और लॉर्ड लिथगो को जिन्ना की मांग ठुकरा देने पर धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस मांग को मानने से अस्थायी रूप से भी राष्ट्रीय सरकार नहीं बन पाएगी।
ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज डूबने लगा। युद्ध का घमासान जारी था। युद्ध में जापान ने सिंगापुर हासिल कर ब्रिटिश सरकार को हरा दिया। कहा जाता था कि ब्रिटिश सरकार में कभी सूरज नहीं डूबता, लेकिन हार के कारण ब्रिटेन का सूरज डूबता जा रहा था। युद्ध में हार के कारण चीन व अमेरिका ने भी ब्रिटेन पर दबाव दिया कि वह भारत की राजनीतिक समस्या का जल्दी समाधान करे। ब्रिटेन मुश्किल में था। आखिर मार्च 1942 के तीसरे सप्ताह में विशेष रूप से भारत की समस्या के समाधान हेतु सर स्टेफर्ड क्रिप्स एक योजना के साथ भारत आए। वह कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सिख संस्था और रियासतों के प्रतिनिधियों से अलग अलग मिलकर 29 मार्च 1942 को योजना प्रस्तुत की। डॉक्टर अंबेडकर व एम.सी. राजा भी सर क्रिप्स से 30 मार्च 1942 को मिले। क्रिप्स योजना का सार यह था कि सेकेंड वर्ल्ड वार के खत्म होते ही भारत में संविधान समिति बुलाई जाए तो रियासतों के सहयोग से एक नया संविधान बनाए। लेकिन स्कीम में प्रांतों को भारत यूनियन यानी संघ राज्य में शामिल होने या बाहर रहने का अधिकार दिया जाए और अंत में संविधान समेत ब्रिटिश सरकार के साथ एक समझौता करे। क्रिप्स योजना का नाम स्वभाव निर्णय बताया गया, जिसका मतलब यह था कि प्रांतों को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार है। इसमें दो राष्ट्र के सिद्धांत थे, लेकिन इसमें अछूतों की पूरी उपेक्षा की गई। यहाँ तक कि डॉक्टर अंबेडकर से राय मशविरा किए बिना अछूतों संबंधी सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी गई। क्रिप्स योजना के तहत दिए आश्वासनों पर गांधी जी ने कहा, यह डूब रहे सरकारी अधिकोष द्वारा दिया गया अगली तारीख का चेक है। इस योजना को लगभग सभी पार्टियों ने अस्वीकार कर दिया। सावरकर ने कहा, यह भारत के टुकड़े करने वाली योजना है। मुस्लिम लीग ने इस योजना में पाकिस्तान के पक्ष में कोई ठोस घोषणा नहीं होने के कारण अस्वीकार कर दी। कांग्रेस इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी कि इससे देश के टुकड़े हो जाएंगे। कांग्रेस के नेता तो फटाफट सत्ता की कुर्सी पर बैठने के लिए उतावले थे। वे भारत के विभाजन की गोली तो गलतीवश गटक गए, लेकिन रक्षा विभाग भारतीय लोगों को मिलना चाहिए, इस बात पर अटक गए। डॉक्टर अंबेडकर ने अलग अलग प्रांत के दलित वर्ग के नेताओं से विचार विमर्श किया कर क्रिप्स योजना को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि क्रिप्स स्कीम को मान लिया जाए तो हिंदू सत्ता के साथ अछूतों को फिर से गुलामी के काले दिन देखने पड़ेंगे। इस स्कीम में अछूतों के हाथ पैर बांधकर असहाय फेंक दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस संविधान को अछूतों की सहमति व भागीदारी नहीं और उसे अछूतों पर थोप दिया गया तो यह पक्का हो जाएगा कि ब्रिटिशों ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुरोध किया कि ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए कहा,
खुद को बचाने के लिए दूसरे की बलि का बकरा बना देने जैसा व्यवहार सरकार ने किया। यह भी कहा कि योजना में मुस्लिम लीग को तो पाकिस्तान बनाने का अधिकार दे दिया है। कुल मिलाकर यह योजना पिछड़ों के साथ विश्वासघात की चरम सीमा ही है। पाकिस्तान के विचार पर लिखे इस महत्वपूर्ण ग्रंथ के प्रकाशन के बाद बाबा साहब ने राजगोपालाचारी जैसे वरिष्ठ नेता पर भी करारा व्यंग किया। मिस्टर गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनचिटेबल्स नामक ग्रंथ में उन्होंने लिखा, राजगोपालाचारी के राजनैतिक कारनामे इतने ताजा हैं कि उन्हें भुलाया जाना मुश्किल है। उन्होंने मुस्लिम लीग के सिपाही के रूप में अपना नाम दर्ज कराया और अपने ही मित्रों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। आखिर किस लिए? उन्होंने मुसलमानों की जायज मांगे अस्वीकार कर दी। इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने मुसलमानों की सबसे बड़ी मांग पाकिस्तान को स्वीकार नहीं किया। राजा जी को देश के अछूतों की समस्याओं के प्रति कोई चिंता नहीं है। उन्हें तो इतना भी मालूम नहीं है कि देश में 6 करोड़ अछूत भी रहते हैं और वे भी मुसलमानों की ही तरह राजनीतिक संरक्षण की मांग कर रहे हैं। राजगोपालाचारी की सोची समझी मौन दशा और निर्दयी उदासीनता देश के सारे हिंदू समाज का प्रतिबिंब है। अपने प्रिय राजनीतिक विचारक एडमंड बर्क की तरह अम्बेडकर ने भी थाट से आन पाकिस्तान में बहुत ही विद्वता से समाज व देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने विचार रखे हैं। उन्होंने भारत की विकराल बीमारी का एक विद्वान वैद्य की तरह इलाज बताया है। किताब छपते ही खूब चर्चित रही और उसने कई हिंदू नेताओं के वैचारिक अंधकार को झकझोर दिया। देश के मुसलमानों को प्रसन्नता थी कि अम्बेडकर ने अलग मुस्लिम देश की मांग का समर्थन किया, लेकिन अम्बेडकर की सोच संकीर्ण होने की बजाय भविष्य के लिहाज से व्यापक थी। कांग्रेस के नेता ना हाँ कहेंगे और ना कहेंगे वाली स्थिति के असमंजस में थे। हिंदू महासभा के नेता पूरी तरह बंटवारे के खिलाफ थे। उनका मानना था कि यदि पाकिस्तान बन गया तो भारत की शांति, सुरक्षा और स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। उस समय अखंड भारत की मांग करने वाले अन्य कई नेताओं ने पाकिस्तान के विचार के खिलाफ शोर तो खूब मचाया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की तरह ठोस विचार कहीं नजर नहीं आए। इस किताब के कारण देश में जोरदार वैचारिक हलचल हुई। हिंदू व मुस्लिम दोनों नेता मानो हिल से गए। खुद गांधी व जिन्ना भी इसे पढ़कर प्रभावित हुए। 1946 तक इस पुस्तक के 3 संस्करण छप चुके थे। बाद में दूसरे संस्करण का नाम पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान या भारत का विभाजन कर दिया गया। देश का बंटवारा, देशभक्त अंबेडकर के गंभीर सुझाव। खुद बाबा साहब ने
इस किताब के बारे में लिखा। सभी के लिए परेशानी का कारण बनी पाकिस्तान की समस्या ने मुझे किसी अन्य की तुलना में ज्यादा चिंतित किया है। इस पुस्तक के लेखन के कारण मेरी कई अन्य महत्वपूर्ण साहित्यिक योजनाएं रुक गईं, लेकिन इस किताब ने एक वास्तविक कमी को पूरा किया है। मेरे द्वारा प्रस्तुत विचारों, मतों और तर्कों को कई लेखकों, राजनीतिज्ञों और अखबारों के संपादकों ने अपने अपने पक्ष के समर्थन में उपयोग किए हैं। मुझे अफसोस है कि उन्होंने तर्क ही नहीं बल्कि पुस्तक की भाषा भी ज्यों की त्यों चुरा ली, लेकिन मेरी किताब का कहीं जिक्र तक नहीं किया। खैर, मैं इसकी परवाह नहीं करता। मुझे खुशी है कि यह किताब पाकिस्तान की जटिल समस्या का सामना कर रहे भारतीयों के लिए उपयोगी सिद्ध हुई। स्वयं गांधी जी और जिन्ना ने प्रामाणिकता के तौर पर इस किताब का हवाला दिया है। इससे इस किताब की सार्थकता सिद्ध होती है। यह पुस्तक पाकिस्तान पर शोध प्रबंध मात्र नहीं है, बल्कि इसके अलावा इसमें भारतीय इतिहास और राजनीति के सांप्रदायिक पहलुओं पर भी विस्तृत वर्णन किया गया है। भारत की राजनीति में कौन क्या है, वह सब है। उन्होंने आगे लिखा, यह पुस्तक कट्टर हिंदू और कट्टर मुसलमान दोनों को ही अच्छी नहीं लगी। हालांकि दोनों की नाराजगी के अलग अलग कारण हैं, यानी किताब में दोनों की बुराइयां नहीं है और विचारों की स्वतंत्रता और निर्भीक दृष्टिकोण से लिखी है, जिसमें किसी के साथ पक्षपात नहीं किया गया है। पुस्तक में हिंदू व मुसलमान समाज दोनों की ताकत व कमजोरियों के बारे में निष्पक्ष रूप से लिखा है। साथ ही दुराग्राही और अति व्यवहारिक नीति से पैदा होने वाले शरारतपूर्ण पहलुओं पर भी पूरा प्रकाश डाला गया है। यह रचना पूर्वाग्रहों से पूरी तरह मुक्त है। मेरा उद्देश्य पाकिस्तान के सवाल पर विचार करते हुए देश का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत करना ही रहा है। जिस तरह एक डॉक्टर रोगी के निष्क्रिय अंग के इलाज के लिए उस पर अंकुश मारता है, उसी तरह निद्रा, निशंक और वास्तविकता से अनभिज्ञ भारतीयों को यह महसूस कराना जरूरी था कि उनके देश के परिवेश में क्या घटित हो रहा है, और किताब के रूप में मेरी कोशिश का जरूर असर होगा। किताब के दूसरे संस्करण पाकिस्तान या भारत का विभाजन के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा था। पाकिस्तान के नाम पर डॉक्टर अंबेडकर ने भारत की सभी समस्याओं पर विद्वता के साथ विस्तार से चर्चा की है। पाकिस्तान की समस्या जैसे मुश्किल और गंभीर विषय पर जिस सच्चाई और योग्यता से डॉक्टर अंबेडकर ने इस पुस्तक में चर्चा की है, यह वही कर सकते थे। इसी तरह बॉम्बे क्रॉनिकल नामक दैनिक अंग्रेजी अखबार ने लिखा, यह एक उच्चतम स्तर का संदर्भ ग्रंथ है। वर्तमान राजनीति का कोई विद्यार्थी इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। आखिर अंबेडकर की दर्द भरी आशंकाएं सच साबित हुई।
इस पुस्तक ने बाबा साहब की वैचारिक योग्यता को कई गुना बढ़ा दिया। उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों, सुझावों व तर्कों की खूब सराहना हुई। उन्होंने किताब के दूसरे संस्करण में भारत को अखंड रखने की एक योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नामक दस्तावेज द्वारा पेश की। दरअसल बाबा साहब यह अच्छी तरह जानते थे कि ऐसे हालात में हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए उन्होंने खून खराबे को रोकने और हमेशा के लिए बने रहने वाले सांप्रदायिक क्लेश को खत्म करने के लिए भारत के विभाजन की वकालत की। बाद में अपनी एक अन्य किताब में लिखा कि मैंने भारत के बंटवारे की वकालत इसलिए की क्योंकि मैं अनुभव करता था कि विभाजन से ही हिंदू न केवल स्वतंत्र होंगे बल्कि आजाद भी होंगे। बाबा साहब ने अपनी पुस्तक में बाकायदा नक्शों द्वारा समझाया कि पंजाब व बंगाल का कैसे विभाजन हो सकेगा और आबादी की अदला बदली को किस प्रकार किया जा सकता है। लेकिन उस दौरान देश की राजनीति के कथित कर्णधारों ने बाबा साहब के सुझावों व तर्कों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उस ज्वलंत समस्या में अंबेडकर के सुझाव धू धू कर जलते रहे और नेता अपनी अपनी ढपली बजाते रहे। आखिर ठोस नीति की कमी के कारण भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान जो खून खराबा और मानव समाज व संस्कृति की जो बर्बादी हुई वह उस पर क्या हिंदू और क्या मुस्लिम सभी सिर्फ आंसू ही बहा सकते हैं। यदि बाबा साहब जैसे दूरदर्शी विद्वान की बातों पर ध्यान दिया होता तो विभाजन के दौरान देश को इतनी भयंकर त्रासदी नहीं झेलनी पड़ती और न ही देश में आज ऐसे हालात होते। बाबा साहब ने अपनी किताब में जो दर्दनाक आशंकाएं जताई थी वे सब सच्ची साबित हुई और आजादी के इतने लंबे समय बाद भी यह पुस्तक उतनी ही प्रासंगिक है। यह किताब सीख देती है कि अलग धर्म व संस्कृतियों के लोगों में आपस में नहीं बनती है तो अलग हो जाओ और यदि साथ रहना चाहते हो तो किस प्रकार एक होकर साथ रहते हुए राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। मानवता के मसीहा व राष्ट्रवादी नेता अंबेडकर को यदि देश ने नहीं भुलाया होता तो देश का खुशहाल दृश्य कुछ और ही होता। थॉट्स ऑन पाकिस्तान देश को दिशा देने वाली किताब। पुस्तक में कहा गया कि वाद विवाद किए बिना यह बात मान लेनी चाहिए कि मुसलमान एक कौम है। हिंदुओं को यह आशंका दूर कर देनी चाहिए और घबराना नहीं चाहिए कि यदि पाकिस्तान बना तो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से हमारे सुरक्षित सरहद नहीं रहेगी क्योंकि आधुनिक युग में भौगोलिक कारण निर्णायक नहीं बनते। हिंदुस्तान के पास पाकिस्तान की तुलना में अधिक साधन व प्राकृतिक संपदा है इसलिए वह कमजोर पड़ जाएगा ऐसा नहीं लगता है। पुस्तक में यह भी कहा गया है कि यदि कोई मुसलमान हिंदुस्तान में रहकर विरोध करे या मित्र की तरह नहीं रहे इसकी अपेक्षा तो उनका बाहर रहना और वहां से विरोध करना ज्यादा अच्छा है।
बाबा साहब ने पुस्तक में हिंदुस्तान से मुसलमानों का तथा पाकिस्तान से हिंदुओं का शांतिपूर्ण ढंग से अदला बदली का महत्वपूर्ण सुझाव दिया। उन्होंने उदाहरण दिए कि तुर्की, ग्रीस, बुल्गारिया जैसे देशों में धर्म के आधार पर हो रहे आपसी भीषण युद्धों को खत्म करने के लिए धर्म आधारित जनता की ऐसे ही अदला बदली की गई थी। देश की जनता शांति से रहे और प्रगति करे, इसलिए यह एक अचूक सुझाव था। बाबा साहब धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास से परे मानवतावादी व राष्ट्रवादी विचारों को महत्व देते थे। पुस्तक में जहां एक ओर उन्होंने हिंदू समाज में व्याप्त जात पात भेदभाव व समाज के विघटनकारी व्यवहार पर प्रहार किया, तो दूसरी ओर मुस्लिम समाज के सुधार विरोधी व्यवहार की भी कड़ी आलोचना की। पुस्तक में लिखा है, मुसलमानों के मन में लोकतंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता, वे अपने धर्म के प्रति ज्यादा निष्ठा है और समाज सुधार का विरोध करते हैं। मुसलमानों को मुस्लिम धर्म विश्व धर्म लगता है। वे यह मानते हैं कि इस्लाम हर प्रकार के लोगों, हर समय, सारी परिस्थितियों में अच्छा है, लेकिन इस्लाम का भाईचारा सर्वव्यापक भाईचारा नहीं है। मुसलमानों का भाईचारा केवल मुसलमानों के लिए अधिक है, गैर मुसलमानों के लिए उसमें घृणा और शत्रुता के भाव होते हैं। मुसलमानों की राष्ट्र निष्ठा उन्हीं देशों के साथ होती है जिसमें मुस्लिम शासन हो, और जिस देश में मुस्लिम शासन नहीं करते उसको शत्रु की भूमिका समझते हैं। इस्लाम किसी सच्चे मुसलमान को भारत को अपनी मातृभूमि मानने और हिंदू को अपना इष्ट मित्र मानने का भाव पैदा नहीं करता, आज्ञा नहीं देता। किताब में कहा गया है कि मुसलमानों में अब नए जीवन के लिए जागृति आ गई है। अब तक वे अपने को अल्पसंख्यक जमात मानते थे, लेकिन अब उन्होंने अपना रास्ता ढूंढ लिया। जो मुसलमान अपनी मंजिल की तरह नहीं बढ़ेगा वह न समझ ही रहे होगा। यदि एक बार अलग राष्ट्र का निश्चय किया है तो सूरज की तरह उनकी मंजिल चमक रही है। थर्स्ट ऑन पाकिस्तान में बाबा साहब ने पाकिस्तान का समर्थन कर हिंदुओं से भी नम्रता से पूछा कि अखंड भारत जिसके लिए संघर्ष करना चाहिए उसका ध्येय क्या है। जोर जबरदस्ती कोई समाधान नहीं है। यदि आपने पाकिस्तान को मंजूरी दी तो बाद में एक दूसरे के अधिकारों के हनन और गुलामी से तो मुक्त होंगे। ग्रीक तुर्किस्तान के उदाहरणों का अध्ययन कर आप विभाजन को स्वीकार कर लो। यदि समुद्र में कोई जहाज डूब रहा है तो अधिक सामान को उतार कर हल्का करना ही ठीक रहता है। यदि केंद्र में मजबूत सरकार चाहिए तो देश का विभाजन स्वीकार कर लें, अन्यथा परिणाम भयंकर होंगे। जबरदस्ती थोपी गई एकता देश के विकास में बड़ी बाधक होती है। भारत की आजादी की सारी आशाएं मिट्टी में मिल जाएंगी। यदि अभी भी देश की अखंडता पर जोर दिया तो भारत कभी भी एक संग नहीं होगा। देश के अलग अलग भागों में असंतोष होगा। तीसरा पक्ष जो ब्रिटिश सत्ता है वह यह समस्या हल नहीं कर सकेगी। दोहरेपन की भावना पैदा होगी और देश एक कमजोर रक्तहीन रोगी बनकर रह जाएगा, जिंदा लाश की तरह हो जाएगा। और इसके दूसरे
पहलू पर भी गौर करें। यदि हिंदू मुसलमान अपने अपने देश में रहेंगे तो अपनी इच्छा के अनुसार उपनिवेश या स्वतंत्र देश की स्थापना कर सकेंगे। उन्हें अपने देश के लिए जो ठीक लगेगा वे करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ब्रिटेन का पूरा ध्यान द्वितीय विश्व युद्ध की ओर था। वह उसमें बुरी तरह से उलझ चुका था। गांधी जी अहिंसा के आधार पर युद्ध में भाग लेने का विरोध करने लग गए, जबकि प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों का पूरा साथ दिया था। कांग्रेस के इस व्यवहार के कारण ज्यादातर नेताओं को जेल में डाल दिया। उधर डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी की इस नीति का निंदा करते हुए कहा, सभी विचारशील लोगों को हिंसा के मार्ग को धिक्कारना चाहिए, लेकिन शक्ति को दबाने के लिए ताकत का प्रयोग करने और ताकत से विजय प्राप्त करके पराजित पर अन्यायी और निर्दयी शर्तें थोपने में फर्क समझना चाहिए। मेरे विचार में बुराई शक्ति प्रयोग में नहीं बल्कि विजय के दुरुपयोग में है। गांधी और उन जैसे शांति के पुजारियों को उस समय अमरण अनशन रखना चाहिए जब पराजित को अन्यायी और निर्दयी शर्तें पेश की जाए। यदि गांधी जी ऐसा करेंगे तो वह मानवता के बड़े सेवक कहलाएंगे। अतः उनकी लड़ाई तुच्छ शांति के खिलाफ होनी चाहिए, ताकत के खिलाफ नहीं। लोगों को ताकत का प्रयोग न करने के लिए कहकर शांतिवादी लोग उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो जीत के लिए ताकत का इस्तेमाल करेंगे। इस मुद्दे पर राजगोपालाचारी ने कहा कि यदि वह वायसराय होते तो वह पुरानी शासन पद्धति को जारी रखते। इस पर डॉक्टर अंबेडकर जी ने पूछा, क्या कांग्रेस देश के लिए लड़ रही है? कांग्रेस का ऐसा दावा एक धोखा है, ढोंग है। सच्चाई यह है कि सत्ता की चाबियां अपने कब्जे में करने के लिए ब्रिटिश से लड़ रही है। फिर यदि गांधी जी को भारत सुरक्षा कानून डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू करना था तो उस समय क्यों नहीं किया जब एक साल पहले यह एक्ट पास हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार, ब्रिटिशों की उलझन, भारत में अलग मुस्लिम राज्य की मांग के बीच वर्ष 1940 का आखिरी माह था। इसी दौरान बाबा साहब की बहुत ही विचारपूर्ण किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान, देश को दिशा देने वाली किताब प्रकाशित हुई। जब देश में धर्म के आधार पर बंटवारे की मांग उठी तो ऐसे दौर में इस किताब के राजनैतिक हलके में जोरदार हलचल पैदा कर दी, मानो विस्फोट सा हो गया। इसमें उन्होंने देश के प्रमुख राजनैतिक सवालों पर भविष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण विचार रखे। बाबा साहब ने किसी भी मुद्दे पर ढुलमुल नीति नहीं अपनाई, विचारों में दोहरापन नहीं था। समाजवाद देश हित में कड़वी लेकिन खरी बात कहते थे। भारत के बंटवारे के मुद्दे पर उन्होंने देश के सारी परिस्थितियों का गहन अध्ययन किया और भविष्य में भी देश में शांति कायम रहे, देश प्रगति करे, इसके लिए उन्होंने इस पुस्तक में हिंदुओं को सलाह दी थी कि वे भारत का विभाजन हिंदुस्तान व पाकिस्तान को स्वीकार कर लें। जब बाबा साहब जी ने सम्मेलन की अध्यक्षता स्वीकार कर ली
और अपना अध्यक्षीय भाषण भी लिख दिया। तो मंडल के नेताओं ने पहले तो यह कहकर भाषण के हाथ से लिखी कॉपी मांगी कि वह उसे लाहौर में छपवाएंगे, लेकिन जब बाबा साहब जी ने उसे बम्बई में ही छपवाने को कहा तो मंडल के नेता घबरा गए। उन्हें शक हो गया और भाषण के छपी कापियों को चतुराई से लाहौर मंगवा लिया। 22 अप्रैल 1936 को उन्होंने बाबा साहब जी को एक पत्र लिखा कि वह अपने अध्यक्षीय भाषण में से वह भाग काट दे जिनमें वेदों और गीता की आलोचना की गई है। जवाब में बाबा साहब जी ने लिखा कि भाषण में कोई काट छाट करना तो दूर है, वह एक कामा भी हटाने को तैयार नहीं है और वह अपने विचारों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि हिंदू के रूप में उनका यह आखिरी भाषण है। जात पात तोड़क मंडल को बाबा साहब जी का भाषण सहन नहीं हो पाया। वे धार्मिक रूढ़ियों पर प्रहार करने वाले तथा हिंदू धर्म में अछूतों के नरकीय दशा को की सच्चाई बताने वाले भाषण से घबरा गए। हिंदू धर्म के मंच पर ही हिंदू धर्म की कमियों को वे सुनना नहीं चाहते थे। आखिर मंडल ने यह कहकर कि स्वागत समिति अध्यक्ष के विचारों से सहमत नहीं है, सम्मेलन ही रद्द कर दिया। बाद में बाबा साहब का वह भाषण जात का विनाश एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के नाम से पुस्तक के रूप में छपा, जो आज देश दुनिया में खूब चर्चित है। जात का नाश करने वाले मानवतावादियों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उस किताब के अंग्रेजी संस्करण हाथों हाथ बिक गए और मांग इतनी बढ़ी कि उसका गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल भाषाओं में भी अनुवाद कर छापा गया। इस घटना से हिंदू धर्म व उसके नेताओं के प्रति बाबा साहब का व्यवहार और अधिक कठोर हो गया। फिर सिख कॉन्फ्रेंस में भाग लेने से हिंदू अधिक चिढ़ गए। साथ में वे घबरा भी रहे थे। गांधी व उनके अनुयायियों में भी खलबली मची हुई थी। गांधी जी ने सेठ बालचंद, हीराचंद और जमनालाल बजाज जैसे करोड़पतियों को डॉक्टर अंबेडकर जी के पास भेजा और उन्हें कई तरह के प्रलोभन दिए। वर्धा में अछूतों ने बाबा साहब का भव्य स्वागत किया। इस पर दोनों सेठों ने कहा कि हम इनके लिए इतना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं जिस तरह दिल व उत्साह से ये आपसे मिलते हैं। बाबा साहब ने तुरंत उत्तर दिया, माँ और दाई में जो फर्क है वह मुझ में और आप में है।